औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी मैटर की ख़ुसूसियात, इसको हम पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ मैटर। आप बचपन से पढ़ते आए हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट, हर वो चीज़ जिसका जो जगह घेरता है और जिसका वज़न हो वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर इन जनरली 3 तरह के मैटर्स होते हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं जनरली। नंबर 1 सॉलिड हैज़ पर्टिकुलर शेप, सॉलिड का शेप पर्टिकुलर होता है। इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। दे कांट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। दे ओनली कैन वाइब्रेट, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं टू शो काइनेटिक एनर्जी। वाइल द लिक्विड, जब हम लिक्विड जो दूसरा टाइप है, इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ मैटर। लिक्विड हैज़ नन पर्टिकुलर शेप, उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता। इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम लेकिन क्या होता है, फिक्स होता है। एंड मॉलिक्यूल्स आर ई क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं। बट दे कैन मूव ईजीली, वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, फ्लड कर सकते हैं। अगरचे वो करीब हैं लेकिन वो फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि सॉलिड की पर्टिकुलर शेप नहीं होती लेकिन सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है। एंड द थर्ड इज़ गैसेस। गैसेस हैज़ डोंट हैव एनी पर्टिकुलर शेप और वॉल्यूम। गैसेस का पर्टिकुलर शेप नहीं होता, गैसेस का पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत फार डिस्टेंस होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। एंड दे मूव इन जिगजैग पैटर्न, वो जिगजैग मूव कर रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। दे शो हाई काइनेटिक एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, यही वजह है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। सो दीज आर द 3 स्टेट्स और 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? हम इलास्टिसिटी को समझने जा रहे हैं। The property of matter to resist applied force which changes or tends to change the size, shape or volume of a matter is called elasticity। कि किसी भी मैटर के अंदर वो प्रॉपर्टी जो फोर्स के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करे, फोर्स कौन सी हो, वो फोर्स जो उसके साइज़, शेप या वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करता हो। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, आप रबर बैंड लें या स्प्रिंग लेते हैं, आप उस स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपने फ़ोर्स लगाया, और फोर्स आपने क्यों लगाया, उसके साइज़ को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब आपने उसके साइज़ को या उसके शेप को चेंज करने के लिए एक फ़ोर्स लगाया, तो आप फील करते हैं कि स्प्रिंग एक रेजिस्टिंग फ़ोर्स आपके ख़िलाफ़ लगाती है, यानी वो वापस अपने असली पोजीशन में आना चाहती है, ठीक है। तो दैट रेजिस्टिंग फ़ोर्स जो स्प्रिंग लगा रही है आपके ख़िलाफ़, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे इलास्टिक लिमिट की। द इलास्टिक लिमिट व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट कि किसी भी मैटर का जो मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स है, मिसाल के तौर पर अगर मैं रबर बैंड को खींचूं, फ़र्ज़ कीजिए मैं रबर बैंड को 10 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा हूं और 11 न्यूटन फोर्स पर रबर बैंड टूट जाता है, ठीक है। और मैं एक ट्यूब लेता हूं, उस ट्यूब को मैं 10 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा हूं और वो खींच रहा है, फिर मैं 15 लगाता हूँ तब भी वो खींच रहा है, 20 लगाता हूँ तब भी वो खींच रहा है, और 21 लगाने पर वो टूट जाता है। तो हमें पता चला कि एक रबर बैंड और एक ट्यूब के अंदर फ़र्क ये है कि रबर बैंड की कैपेसिटी फोर्स एब्जॉर्ब करने की, रेजिस्ट करने की, वो ट्यूब से कम है और ट्यूब की ज़्यादा है। तो इसकी अपनी एक ख़ास लिमिट है रबर बैंड की, और ट्यूब की अपनी ख़ास लिमिट है। यानी कि रबर बैंड जो है वो 11 न्यूटन फोर्स पर टूट जाती है, यानी बर्दाश्त नहीं कर सकती मज़ीद, जबकि रबर बैंड जो ट्यूब है वो 21 न्यूटन फोर्स तक अपने रेजिस्ट कर रही है आपके फोर्स को, और उसके बाद वो जाकर टूटती है। एक एग्जाम्पल है, मिसाल है समझने के लिए। तो हर मैटर का अपना एक ख़ास रेजिस्टिंग फोर्स होती है, एक ख़ास इलास्टिसिटी होती है, और उसकी ख़ास लिमिट होती है। यानी हर मैटर पर आप 50 न्यूटन फोर्स लगाएं और 100 न्यूटन फोर्स लगाएं, ऐसा नहीं होता कि हर मैटर आपके फोर्स को रेजिस्ट किया जाएगा, उसकी एक लिमिट होती है। तो हर मैटर की जो अपनी मखसूस लिमिट है, दैट लिमिट इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट।
नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस को हम इस सिग्मा की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होती है, फोर्स अपॉन एरिया के किसी एरिया पर कितना आपने फोर्स लगाया वो उसका स्ट्रेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैं दबाता हूँ तो उस स्प्रिंग का जो भी एरिया होगा उसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो असल में वो स्ट्रेस कहलाएगा, उस पर स्ट्रेस आ जाएगा। या अगर मैं कोई मैटेरियल लेता हूँ, जैसे कि मैं एक स्पंज ये मैंने लिया और इसके ऊपर इसका एक एरिया है, इस एरिया के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, ठीक है, तो कितना फोर्स लगाया, कितने एरिया पर लगाया, ये कहलाता है स्ट्रेस। अब अगर मैं इसके एरिया कम कर रहा हूँ, पहले मैं पूरे एरिया पे लगा रहा था, ये देखिए तो सब के सब पूरे स्पंज के अंदर आप स्ट्रेस देख रहे थे। अब मैंने एरिया कम कर दिया तो अब आप स्ट्रेस देखेंगे सिर्फ एक मखसूस सिनेरियो में, क्योंकि एरिया जो है वो कम हो गया तो स्ट्रेस भी ओवरऑल इस पूरे स्पंज के अंदर स्ट्रेस भी कम हो गया, एक मखसूस एरिया में वो डिलीवर हो गया है। तो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस? एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, चूँकि आप जानते हैं फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप इस मीटर को ऊपर ले आएंगे तो ये मीटर इन्वर्स में आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर इज कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन। सो what is strain? A stress can produce a change in shape, volume and length in an object. This apparent change in shape of an object is called strain। कि स्ट्रेस के नतीजे में किसी भी ऑब्जेक्ट में जो apparent change आता है, चाहे वो वॉल्यूम की कंडीशन में हो या शेप की कंडीशन में हो, तो that apparent change in any object is called strain। There are three types of strain: longitudinal strain, volumetric strain and superficial strain, right? Now number one हम इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, what is longitudinal strain? तो longitudinal strain का सिंबल ये है, जो ई गोल सा बनाकर हम यहाँ पे डाल देते हैं। चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल लेंथ, कि ओरिजिनल लेंथ में आपके स्ट्रेस की वजह से कितने लेंथ में चेंज आया, तो वो जो लेंथ में चेंज आया दैट चेंज इज कॉल्ड, इसका रेशो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, कि ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज जो किया, मिसाल के तौर पर एक बाल्टी में पानी है और उसे मैं किसी पिस्टन से प्रेस कर रहा हूँ तो उसके एरिया के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं वो स्ट्रेस है, और उसके नतीजे में चाहे कोई भी वॉल्यूम हो, मैं पानी की बात एक एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा तो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ कम टू हुक्स लॉ। व्हाट इज़ हुक्स लॉ? अंडर एनी इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन के, यानी जितना आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे स्ट्रेन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना आप स्ट्रेस को कम करेंगे उतना ही स्ट्रेन में क्या होगी? कमी होगी। सो साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाते ही हमें कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वेशन बन जाएगी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के स्ट्रेन। कांस्टेंट हम रहने देते हैं, स्ट्रेन को हम स्ट्रेस के नीचे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और के इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करते हैं, लेट्स सपोज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग के ऊपर स्ट्रेस प्रोवाइड करता हूँ तो उसके अंदर भी आपको पता है स्ट्रेन आएगा, चेंज आएगा। तो अगर आप फोर्स को टेंशन मेजर कर लें और एक्स को एक्सटेंशन मेजर कर लें, तो फोर्स टेंशन है और एक्स एक्सटेंशन है, बिल्कुल वही रिलेशन जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का था कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्स, और साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटा के हम कांस्टेंट लगा देंगे। अब यहाँ जो माइनस का साइन है वो बेसिकली उसके नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। अच्छा, आ जाते हैं हम के की एसआई यूनिट पर। सो एसआई यूनिट ऑफ के इज़ न्यूटन अपॉन मीटर। के की यानी कांस्टेंट की एसआई यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या है? यंग्स मॉड्यूलस इज़ अ रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये रेशो है स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, वेयर यंग्स मॉड्यूलस का सिंबल होता है वाई, जबकि स्ट्रेस का फार्मूला है एफ अपॉन ए यानी फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल पर चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो मैंने इस डिवाइड के फॉर्मेट को चेंज करके यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दिया और नीचे वाला इस साइड पे, ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे लिखकर दिखा दिया।
नाउ अगर मैं इस को बदल दूं, यानी नीचे जो एल है ओरिजिनल लेंथ इसे ऊपर और चेंज इन लेंथ को नीचे ले आऊं, तो डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। जबकि ऐसा यूनिट हम कैसे ड्राइव करते हैं, हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो एफ की ऐसा यूनिट न्यूटन, एल का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड चेंज इन लेंथ का मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हमारा आ जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये वही ऐसा यूनिट है जो स्ट्रेस का था। ठीक, नाउ आते हैं प्रेशर। स्ट्रेस हमने आपको पढ़ाया फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है, कितने एरिया पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इसे प्रेशर भी कहा जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसी से निकाला गया है कि हम पर जो हवा का दबाव है, इस पूरे एरिया पर कितने दबाव प्रेशर क्रिएट किया है, कितना फोर्स लगा रही है हवा हम पर, तो इसका रेशो कहलाएगा प्रेशर। और प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल में ली जाती है जिसका सिंबल होता है PA। इसके बाद हम आते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? When the pressure applied to any place to an enclosed fluid, it transmitted undimensionally and equally to every portion of the fluid। कि अगर कोई फोर्स किसी इनक्लोज सिस्टम में लगाई जाए तो वो फोर्स ट्रांसमिट हो जाता है तमाम पोर्शन में उस फ्लूइड के। मिसाल के तौर पर आप एक इनक्लोज सिस्टम देख रहे हैं जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर चारों तरफ पिस्टन है। अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो फ़र्ज़ कीजिए 10 न्यूटन फोर्स मैंने यहाँ से लगाया है, तो ये फोर्स इस फ्लूइड के ज़रिए से ट्रांसमिट हो जाएगी हर जगह पर कि ये 10 न्यूटन जो मैंने लगाया, ये 10 न्यूटन यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, और इसके अलावा भी अगर मैं कोई सिस्टम बनाऊँ तो उन जगहों पर भी 10 न्यूटन फोर्स इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर एक पॉइंट पर। एंड दिस लॉ इज़ कॉल्ड पास्कल्स लॉ। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड सो ऑन। आपने कार वॉश के अंदर देखा होगा कि एक लिफ्ट लगी हुई होती है जो कार को ऊपर की तरफ ले जाती है, उसके अंदर भी यही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। Okay, now students, we are going to study about hydraulic brake and hydraulic lifts, how they work, कि काम कैसे करते हैं, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली आप सब ने गाड़ियों में ब्रेक तो देखा होगा, जो ये पिस्टन आपके सामने है और इसको दबाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये सिस्टम होता है। और आप जानते भी हैं कि ब्रेक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों में। असल में एक ट्यूब होती है जिसके अंदर ब्रेक ऑयल डाल दिया जाता है, इस द फ्लूइड। और जब हम ये पिस्टन को पुश करते हैं, जो ब्रेक पेडल है हमारा उसको पुश करते हैं, तो इसको पुश करने से हमारा यहाँ का पिस्टन जो है ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, अच्छा, ये है हमारा मास्टर सिलेंडर जिसके अंदर ऑयल है जो कि एक फ्लूइड है, और ये पुश करते हैं तो फोर्स इसके अंदर लगती है। और फोर्स जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा पास्कल्स लॉ में कि ये तमाम एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो ये फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगा आपके ब्रेक शू की साइड पर, और ये ब्रेक शू इस पिस्टन को एक्सीड करेगा, जिससे आपके ब्रेक शूज़ व्हील के साथ टच होंगे, इन कांटेक्ट आएंगे और आपकी गाड़ी का पहिया रुक जाएगा। ऐसे ही ये पाइप बाकी चारों टायर्स में चले जाते हैं और वहाँ पर भी ब्रेक सिस्टम लगा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक शू। और जब आप यहाँ पे पेडल रखते हैं तो बाकी जगह भी गाड़ी के इस ब्रेक शूज़ की वजह से रुकने लगते हैं। इसका एक और एप्लीकेशन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है हमारे पास। हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया था कि गाड़ियाँ जो वॉश सेंटर में आप जाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि उनको एक लिफ्ट के अंदर रखा जाता है और लिफ्ट उस गाड़ी को उठा देती है। उसमें होता क्या है कि एक जगह से पिस्टन फोर्स अप्लाई करता है। अब जैसे जैसे पिस्टन वो फोर्स आगे जाती है, एरिया बढ़ने की वजह से उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो छोटा सा लगाया गया फोर्स एक बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो भारी से भारी गाड़ियों को भी ऊपर की तरफ उठा देगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू लिफ्ट एनी कार और एनी व्हीकल्स एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे भी हमने कुछ देर पहले आपको समझाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हवा का दबाव जो हमारे ऊपर आसमान से ज़मीन तक, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी हवा या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनका जो प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है। और प्रेशर को भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि कितने एरिया पर फोर्स जो एक्सर्ट की जा रही है वो प्रेशर होता है।
तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर चीज़ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर चीज़ पर एक जैसी ताकत लगाता है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो, एक्सटर्नल ऑर्गन हो, बाहर हो, अंदर हो, हर जगह पर इक्वली प्रेशर लगाया जाता है। इसको मैं कुछ डेमोस्ट्रेशन से साबित करता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक जूस का डब्बा लेते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ एक्सटर्नल प्रेशर मौजूद होता है, तो जूस के डब्बे के अंदर से भी एक प्रेशर रिलीज़ हो रहा है और जूस के डब्बे के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जूस का डब्बा नॉर्मल रहता है क्योंकि जूस के अंदर भी हवा मौजूद है जो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ख़िलाफ़, और ये जो जूस का डब्बा है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। लेकिन क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है इस जूस के डब्बे के ऊपर? अगर हम इसे समझना चाहें तो हम इसके अंदर मौजूद अगर गैस को बाहर निकाल देंगे तो जब अंदर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो वो मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नहीं कर सकेगा प्रेशर, और अगर वाकई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है तो वो जूस के डब्बे को दबा देगा। तो हुआ यही कि जब हमने इसके अंदर से हवा को बाहर निकाला तो अंदर का प्रेशर ख़त्म हो गया, और जब अंदर का प्रेशर ख़त्म हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर ने इस जूस के डब्बे को दबा दिया, प्रेस कर दिया। जो कि आप सब ने कभी ना कभी प्रैक्टिकल किया होगा इसका, कि जूस में से आप मुंह के ज़रिए से हवा निकालते हैं तो आप देखते हैं कि वो जूस का डब्बा दब जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके नाउ हमने दो मेटालिक हेमिस्फीयर लिया है। ये प्याले नुमा शक्ल की दो कप नुमा शक्ल की होती है हेमिस्फीयर, जो अंदर से खाली होती है, ऊपर से मेटालिक होता है। अच्छा, एक को हमने वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर दिया, इस जगह से हम इसके अंदर मौजूद जो हवा है एयर को वो बाहर निकाल सकते हैं, जबकि दूसरे के साथ हमने सिर्फ एक रिंग लगा दी ताकि हम इसके प्रेशर को या इसके अंदर ताकत जो है उसे चेक कर सकें। जब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ से ये कट है, इस जगह से हमने इसको चेक करना है, ज्वाइन कर दिया और वैक्यूम अंदर क्रिएट कर दिया टोटल। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर के देख सकते हैं कि ये जब अंदर से सारा हवा आप बाहर निकाल देंगे वैक्यूम पंप के ज़रिए से, एक पावरफुल वैक्यूम पंप के ज़रिए से हमने अंदर के तमाम प्रेशर को ख़त्म कर दिया। जब हमने अंदर के तमाम प्रेशर को ख़त्म कर दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबाए रखेगा, इसको अटैच कर लेगा, इन कॉन्टैक्ट कर लेगा। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि अगर आप एक साइड पर 8 घोड़े भी लगा दें तो भी आप इसको नहीं खोल सकते। इससे अंदाज़ा होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा है। यहाँ पर घोड़े का जिक्र हुआ है तो मैं एक दफ़ा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 8 घोड़े लगाने से मतलब ये है कि एक घोड़े की ताकत 1 HP कहलाता है, 1 हॉर्स पावर। आपने अपने मोटर्स वगैरह में कैपेसिटर को देखा होगा कि आधे HP का कैपेसिटर होता है या 1 HP का कैपेसिटर होता है। इसका मतलब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना है, हॉर्स पावर के बराबर है। तो पावर्स में बाज़ दफ़ा पे वो HP हॉर्स पावर से रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पर 8 HP तक का ये प्रेशर इससे क्रिएट करता है कि आपका 8 घोड़े मिलकर भी इस 2 प्यालों को हेमिस्फीयर को नहीं खोल सकते हैं। इस कदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम समझते हैं व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। आप सब ने पानी के ऊपर कभी स्विमिंग पूल अब गए हो और आपने देखा होगा पानी ठहरा हुआ है, साकिन है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक चादर सी बिछी हुई है। या हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं। आप सब ने वो देखा होगा एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ होती हैं। आप उसको शीशे के साइड से देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप पानी की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको एक चादर की तरह आपको पानी की टॉप मोस्ट लेयर नज़र आती है। तो पानी की वो जो टॉप मोस्ट लेयर है वो या वो जो चादर की शक्ल आपको नज़र आती है वो असल में सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट होता है। सो सरफेस टेंशन बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से टाइट कांटेक्ट की वजह से क्रिएट होता है। यही वजह है कि वो आपको दिखता है, जबकि अगर आप एक्वेरियम के नीचे के साइड पर देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। होता क्या है, लेट्स सपोज इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरों को एक जैसी फोर्स के साथ खींच रहा है, यानी कि पानी के सतह के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ एक तरह की फोर्स से चारों तरफ से अटैच हैं, हर तरफ से वो अटैच है और इक्वल फोर्सेस के साथ तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं। लिहाजा उन सब का स्टेट एक जैसा होता है, उन सब की पोजीशन एक जैसी होती है। वो फ्लर्ट कर सकते हैं बट उनके दरमियान का डिस्टेंसेस एक जैसा होता है। अलबत्ता अगर हम बात करें सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जस्ट हाफ होता है, यानी कि ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है उसके, तो नीचे के मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे होते हैं और दाएं के मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते हैं। यही वजह है कि फोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। लिहाजा सरफेस के मॉलिक्यूल्स जिन पर चारों तरफ से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है और ये अपने इनके ऊपर मॉलिक्यूल ना होने के बराबर है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट आ जाता है अपने दाएं बाएं और अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स से। तो उनकी एक बहुत पतली सी और डेंस लेयर बन जाती है। इस पतली और डेंस लेयर
जो बनती है इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, और ये आप बहुत वाज़ेह अंदाज में पूल्स, पॉन्ड्स वगैरह में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर चंद बातें आपसे शेयर करते हैं कि हमने इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ाई, वो इंशाल्लाह हम आपको ड्राइंग क्लास समझाएंगे, क्योंकि वो डेरिवेशंस बहुत लंबी हैं, लेंदी हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम आपको बोर्ड पर समझाएं या इस तरह से वीडियोस में हम आपको इसको समझाएं। तो वो टॉपिक्स हम इंशाल्लाह क्लास में कवर अप करेंगे, और वो तमाम टॉपिक्स जो कि हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ चंद टॉपिक्स हैं जो रह गई हैं, इंशाल्लाह वो क्लास में कवर कर दिया जाएगा। बाकी तमाम टॉपिक्स को हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। आज का चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जो टॉपिक्स हमने आपको समझाया उसके साथ। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।